नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राहुल चौधरी है। मैं सीनियर कैंसर सर्जन हूँ बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल अगम कुआं पटना में। अ, आज आपके सामने ऑन्कोलॉजी बिग अपोलो स्पेक्ट्रा का ऑन्कोलॉजी टीम है। मेरा सौभाग्य है डॉक्टर अमरेंद्र अमर हमारे साथ हैं। ही इज़ अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बिग अपोलो स्पेक्ट्रा में। यहाँ पे काम करने के पहले डॉक्टर साहब अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कंसल्टेंट रह चुके हैं। आज हम लोग बात करना चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। ब्रेस्ट कैंसर जो कि विमेन में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है इंडिया में। पहले तो कैंसर ऑफ सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन हुआ करता था, लेकिन ऑफ लेट इन रिसेंट ईयर्स ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ओवरटेक कर लिया है सर्वाइकल कैंसर को, एंड नाउ इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्या हुआ है कैंसर के डेमोग्राफिक्स में कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है? धन्यवाद सर। पहले मैं भी सर को इंट्रोड्यूस करा दूं। सर इज़ अ वेरी सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और कलकत्ता में एससीजी इको में रहते हुए यहाँ पे पहले इन्होंने महावीर में भी एज ए कंसल्टेंट सीनियर कंसल्टेंट काम किया है और अब फुल टाइम हमारे साथ हैं। तो अब आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले थोड़ा बैक चलते हैं। जैसा कि आपने सर बताया कि सर्वाइकल कैंसर पहले कॉमन था और अब उसको टेक ओवर कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर। ये अच्छा है क्योंकि जो प्रश्न हम लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं उससे काफ़ी ग्राउंड लेवल का है और लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे। तो पहले तो सर्वाइकल के बारे में बताऊं कि शायद हम इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि लोगों में हाइजीन बढ़ा है, या सर्वाइकल कैंसर्स के लिए जैसे पहले कहा जाता था कि मे बी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या वेरी अर्ली इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को एट्रीब्यूट किया जाता था। तो अब चूँकि वो सब चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं, लोगों का थोड़ा बहुत सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ा है और अवेयरनेस भी बढ़ी है, तो अर्ली मैरिजेस कम होते हैं। तो अर्ली जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, अर्ली इनिशिएशन, वो भी कम हुआ है। तो शायद ये एक फैक्टर या दो फैक्टर हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर्स के रोकथाम में। लेकिन इसी समय पे एट द सेम टाइम चूँकि ब्रेस्ट कैंसर थोड़ी तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ा है, लोग अब देर से शादी करते हैं और देर से बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों की संख्या कम होती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कम होती है। ये मुख्यतः मुझे लगता है, और साथ में कई सारे हार्मोनल पिल्स वगैरह की भी बात होती है। हालांकि अभी तक ये बहुत प्रूवन नहीं है कि हार्मोनल पिल्स की वजह से होता है, पर ऑब्वियसली आप अवॉइड करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप कम पैदा करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग कम होगी। सबसे अहमियत ब्रेस्ट फीडिंग की, जहाँ तक मुझे लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत है कि जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक ब्रेस्ट फीड कराएं तो आपके कैंसर होने की संभावना ब्रेस्ट कैंसर की घटती जाती है। तो हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ये चीज़ सामने आ रही है और शायद इसी कारण से ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बढ़ रही है, ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है और सर्वाइकल कैंसर का कम हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी आजकल आ गई है जी, कि जी। लेकिन इसका इफेक्ट हम लोग काफ़ी दिन बाद देखेंगे, काफ़ी सालों बाद देखेंगे। एक और दिस एक बहुत ही अदर इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं कि एक तरह का बीमारी नहीं, इट इज़ नॉट वन टाइप ऑफ कैंसर। जी बिल्कुल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कैंसर्स। डिफरेंट पेशेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हो सकता है। जी। जो आमतौर पे जो जनरल पब्लिक ये समझती है कि हाँ फलाना आदमी को बीमारी अगर ऑपरेशन के बाद भी इतनी जल्दी वापस आ गई तो हम नहीं कराएंगे ऑपरेशन, तो एक सॉर्ट ऑफ गलत मैसेज जाता है। जी। कुछ लोग तो बहुत ही आई मीन सम पीपल लिव वेरी लॉन्ग, बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं करते हैं। कैन यू शेड सम लाइट ऑन दैट, ऑन द डिफरेंट बायोलॉजी ऑफ द फॉर द जनरल फॉर द लेमन? सर जैसा आपने कहा कि हाँ, ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो नॉट अ सिंगल एंटिटी, रेदर इट इज अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस डिजीजेस। तो आपने सही ही कहा है कि ये हेट्रोजीनस ग्रुप है और इसमें मोटा मोटी या आम तौर पर जैसा कहें कि
कुछ तो ब्रेस्ट कैंसर ऐसे होते हैं जो हार्मोन से रिलेटेड काफ़ी होते हैं, कुछ ब्रेस्ट कैंसर ऐसे होते हैं जो कि उनके ऊपर एक मार्कर होता है जिसको HER2 बोलते हैं, वो पॉजिटिव होता है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें कि हार्मोन के साथ HER2 ये दोनों मिक्स होते हैं और वो एक ग्रुप होता है। और कुछ एक ब्रेस्ट कैंसर ऐसा होता है जिसमें कि ये सब मार्कर कोई भी पॉजिटिव नहीं हो और उसको हम लोग ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और आमतौर पर ये देखा जाता है कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर या TNBC ये सबसे खराब ग्रुप है और शायद अब कम उम्र की महिलाओं में भी सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है और सबसे खराब प्रोग्नोसिस भी इसी के साथ है। तो TNBC एक ग्रुप है। वहीं पर ये ग्रुप है जिसको कि हार्मोन पॉजिटिव कैंसर हम लोग बोलते हैं। एस्ट्रोजन जो एक महिला हार्मोन है या प्रोजेस्टेरोन जो एक महिला हार्मोन है, उसके रिसेप्टर्स उस पे होते हैं, जिसे ER/PR पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। शायद इस कैंसर का सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस है। सबसे बड़ा ग्रुप भी है, 50 से 60% या 60 से 70% ग्रुप इसी ग्रुप का है। कैंसर्स इसी ग्रुप के हैं जो कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव हैं और इनकी सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस होती है। तो और ऐसे केसेस जनरली काफ़ी ओल्ड एज में भी देखे जाते हैं और चौथे स्टेज में जाने के बाद भी इनकी आयु लंबी देखी गई है। तो डेफिनेटली ये हेट्रोजेनस ग्रुप है। और हाँ, इसमें एक HER2 पॉजिटिव भी है जो कि एक स्पेशल मार्कर है ब्रेस्ट कैंसर में। और काफ़ी साल पहले तक इसके लिए दवाई नहीं थी, पर हमारी साइंस ने जैसी प्रगति की है तो HER2 पॉजिटिव कैंसर्स के लिए भी अब विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं और इनके साथ भी अब इस प्रकार के मरीज भी काफ़ी लंबे समय जी रहे हैं। तो हालांकि TNBC बहुत इन सब में खराब है, पर हमें सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि अच्छा, एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि हार्मोन पॉजिटिव है, एक ग्रुप ऐसा है कि हार्मोन पॉजिटिव के साथ HER2 पॉजिटिव है और जिसके लिए दवाइयाँ हैं। तो मैं आपके पूछने का मतलब समझ रहा हूँ, मतलब ये समझ रहा हूँ कि शायद सामान्य जनता में ये बात जानी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक FNAC कर देने से हाँ ब्रेस्ट कैंसर पता चल गया FNAC में, चलो अब हर प्रकार से एक ही, ऐसा नहीं है। तो ये बात आपने जैसे मुझे इंडिकेट किया, तो इसका मतलब ये है कि बायोप्सी होनी ही होनी चाहिए और बायोप्सी पे इन सारे जो मार्कर्स हैं उनका भी टेस्ट होना ही होना चाहिए, ताकि एक तरीके से हम लोग कस्टमाइज कर सकें। यू कैन से इट इज़ अ प्रिसीजन मेडिसिन और इट इज़ अ कस्टमाइज्ड मेडिसिन कि अच्छा, आपको यही दवा चलनी है और ये दवा नहीं चलनी है और आपको वो दवा नहीं चलनी है, ये दवा चलनी है। एब्सोल्युटली। वहीं पे मैं आ रहा था कि वुड यू लाइक टू सेंड अ मैसेज टू द जनरल सर्जन्स, जो बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी एंटिटी है जिसको सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी डील करते हैं, जनरल सर्जन्स भी डील करते हैं। तो बिकॉज ये एक अलग किस्म की बीमारी है, अलग ग्रुप, ब्रेस्ट कैंसर एक डिफरेंट ऑन द बेसिस, आप जैसे कि आपने बोला कि there might be 4 groups of cancers in exactly. It might be any of the 4 types. तो हर पेशेंट का इलाज कस्टमाइज करना होता है। तो सर्जरी फर्स्ट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू। ऑफ कोर्स स्टेज 3 लोकली एडवांस्ड में तो कीमोथेरेपी ही देना है, बट सर्जरी फर्स्ट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू। वुड यू लाइक टू सेंड अ मैसेज टू द जनरल सर्जन्स and the people in general? ये काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, चूँकि पहले इतने डेवलप नहीं था शायद ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजी या ऑन्कोलॉजी एज सच बहुत डेवलप नहीं था, तो लोग हर तरीके की प्रैक्टिस करते थे। पर अभी के समय में सर्जिकल प्रिंसिपल्स, मेडिकल प्रिंसिपल्स ये काफ़ी डेवलप हो चले हैं और जब तक कि आप उन सारी चीज़ों को ठीक से समझते नहीं, तो आप चाहते हुए भी, आप चाहेंगे कि मैं मरीज का भला करूं, पर चूंकि आप उसके फोकस्ड वे में आप उस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं हैं और आप सारे एस्पेक्ट को आप हर दिन नहीं डील कर रहे। कहने का ये मतलब है कि आपका सेंटर हो सकता है कि आप महीने में 1-2 पेशेंट देखते हों, तो आपका हाई वॉल्यूम सेंटर नहीं होगा। आप अच्छे सर्जन हैं, हमारे सारे सर्जन अच्छे हैं, पर चूंकि हाई वॉल्यूम सेंटर नहीं है तो आप हर एस्पेक्ट, बीमारी के हर एस्पेक्ट को आप नहीं डील कर रहे, तो वहाँ पर आप पेशेंट को अच्छा आउटकम देने में सक्सेसफुल नहीं है। तो जो एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर, जो आपके दिल में तमन्ना है कि मैं अपने मरीज का भला करूं, वो आप चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका सेंटर हाई वॉल्यूम सेंटर नहीं होगा।
तो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि ये सोच लेना पहले कि नहीं सर्जरी ही करना है, जब सर्जरी करनी ही करनी है कभी शुरुआती या लोकली एडवांस स्टेज में तो पहले ही क्यों नहीं। तो अब इसके प्रिंसिपल्स बदल चुके हैं। अब ये देखा जाता है कि न्यू एडजुवेंट जब एक ट्यूमर बड़ा है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंट स्प्रेड भी शायद माइक्रोस्कोपिक वे में रहा हो। तो आप अगर पहले दवा दे देते हैं तो दवा से एक तो कि आपको माइक्रोस्कोपिक अगर कहीं पे वो फैल गया हो शरीर में, एक तो उसको कंट्रोल करेंगे, प्लस दवा देने से जब आपके ट्यूमर का साइज छोटा हो जाएगा तो दवा देने से ट्यूमर का साइज छोटा होने पे सर्जरी आपकी काफ़ी क्लीन होगी और आप पेशेंट को बेटर कॉस्मेटिक आउटकम भी दे पाएंगे। अब तो ऐसा देखा जाता है कि आप ब्रेस्ट का पहले ये था कि अच्छा सर्जरी हुई तो पूरे के पूरे ब्रेस्ट को काट कर हटा दिया गया, पर अब ऐसी बात नहीं है। अब नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी यानी सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी देने पे ये देखा गया है कि अच्छा बीमारी अब काफ़ी कंट्रोल है तो हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो इससे एक महिला का जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बना रहता है। और दूसरी बात यह है कि हमें डिजीज का जो स्टेटस है, डिजीज की एग्रेसिवनेस के भी बारे में पता चलता है कि कीमोथेरेपी देने से अगर कोई किसी बीमारी में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, इसका मतलब है कि वो बीमारी उतनी एग्रेसिव नहीं है और शायद हम प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं कि लंबे समय ये इनकी बीमारी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। सर्जिकल प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए और जैसा कि सर ने बताया कि सर्जन्स को इस बात का आभास होना चाहिए कि हमें बायोप्सी के बाद ये डिसीजन लेना है कि पहले कीमोथेरेपी देनी है या नहीं। I was getting at the HER2 positive group, whether chemotherapy first. तो अब जैसा सर ने कहा कि अच्छा दूसरे जो मार्कर पॉजिटिव HER2 पॉजिटिव ग्रुप्स हैं उसमें भी हम लोग इस तरीके की चीज़ें हैं कि हाँ हम लोग शुरू से HER2 टारगेटेड ट्रीटमेंट दें या नहीं दें। तो उसमें ये देखा गया है कि हाँ अगर HER2 पॉजिटिव है, अफोर्डेबिलिटी भी है, तो HER2 से संबंधित एक दवा होती है जिसको ट्रास्टुजुमैब कहते हैं। ट्रास्टुजुमैब को कीमोथेरेपी के साथ दे करके जो रिस्पॉन्स आता है उसमें तो कई बार ऐसा भी देखा गया है, अब आजकल जो चीज़ें हैं उसमें दो दवाइयाँ कई बार साथ में दी जाती हैं HER2 पॉजिटिव दवाई, और उसमें ऐसा कई बार देखा गया है कि सर्जरी से पहले दवा देते समय ही पूरा कंप्लीट रिस्पांस हो जाता है। तो हमें इसमें कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए जब पेशेंट, ये इंडिकेटेड भी है, और जब पेशेंट की एफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि ये दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं, एफोर्डेबिलिटी है, तो इस चीज़ को शुरू करने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंडिकेटेड है। दवा के साथ, कीमोथेरेपी के साथ HER2 पॉजिटिव जो ट्रीटमेंट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रास्टुजुमैब, और एक दूसरा उसी का फैमिली मेंबर है पर्टुजुमैब, ये इन दोनों को मिलाकर देनी चाहिए। हालांकि इसको देने के लिए भी कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और फिर इसी में से कीमोथेरेपी वाला पार्ट हटा करके और जो ट्रास्टुजुमैब पर्टुजुमैब वाला पार्ट है वो फिर हम साल भर तक सर्जरी के बाद भी देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जो ब्रेस्ट कैंसर में डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, जो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी जिसमें कि ब्रेस्ट का लंप अलॉन्ग विद अ नेगेटिव मार्जिन निकाला जाता है और एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन, तो इसका सर्वाइवल, ऐसे पेशेंट्स का सर्वाइवल उन पेशेंट से मैच करता है जिनका पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है। तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी प्लस रेडिएशन थेरेपी, हाँ रेडिएशन थेरेपी कंपलसरी होता है ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी के बाद, तो इज इक्वल टू मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी यानी टोटल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट एंड लिम्फ नोड्स। तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी का न्यूअर एस्पेक्ट है ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, जिसमें कि जो नेटिव ब्रेस्ट का ही टिश्यू यूज़ किया जाता है ब्रेस्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, सो दैट जो ब्रेस्ट है वो दिखने में प्रोपोर्शनेट लगे। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ है कि पहले हम लोग बात करते थे कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, 5 year सर्वाइवल्स के बारे में। सो नाउ वी नो मोर टॉक अबाउट 5 year सर्वाइवल्स। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? डेफिनेटली सर, जहाँ तक स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात होती थी तो उसमें तो हम लोग जानते हैं कि 70% 80% सर्वाइवल तक भी देखा जाता था, लेकिन जहाँ स्टेज 3 या स्टेज 4 में आ जाती थी बात, तो स्टेज 4 में एज लो एज 10 to 15% सर्वाइवल पहले देखा जाता था। पर जब से दवाइयाँ नहीं आई हैं
उनमें डेफिनेटली सर्वाइवल बेनिफिट हमें मिला है। और जैसे कि HER2 पॉजिटिव ट्यूमर्स हो, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी वाले ट्यूमर्स हैं, हार्मोनल थेरेपी में भी कई नई दवाइयाँ आ गई हैं जिनकी वजह से दो तरीके से हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल और या फिर दूसरे टर्म्स में डिजीज फ्री सर्वाइवल एंड देन ओवरऑल सर्वाइवल। तो ऑब्वियसली इवन मेटास्टैटिक डिजीज में भी अब हमारे पास कई दवाइयां हैं जिन्होंने प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल को काफ़ी प्रोलॉन्ग किया है और ये इंटेंड करती हैं कि ओवरऑल सर्वाइवल भी इम्प्रूव हो। तो अब ऐसा भी देखा जाता है कि इवन TNBC, जैसा कि पहले कहा था कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में प्रोग्नोसिस खराब होती है, उनके भी पेशेंट्स अब काफ़ी लंबे समय तक जीने लगे हैं क्योंकि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें कीमोथेरेपी भी हैं और आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी से इम्यूनोथेरेपी भी उस ग्रुप में आ चुकी है और आने वाली है। तो ओवरऑल सर्वाइवल भी अब उनमें काफ़ी बढ़ रहा है। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर्स में 5 ईयर सर्वाइवल्स के बदले में वी आर टॉकिंग अबाउट 10 ईयर सर्वाइवल्स एंड 15 ईयर सर्वाइवल्स नाउ डेज, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ कीमोथेरेपी एंड न्यूअर ड्रग्स। सो द लास्ट थिंग, एक पार्ट ये है कि स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस, क्योंकि सबसे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर सोसाइटी में, व्हाट इज़ द जनरल एनी टेक ऑन द स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस जनरली हम लोग जो डिराइव करते हैं या हम लोगों ने जहाँ से सीखा है वो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी या जो अमेरिकन गाइडलाइंस है उसी को फॉलो करते हैं। अमूमन 40 साल के ऊपर की महिलाओं में हर साल मैमोग्राफी होनी चाहिए और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। पर ऐसा देखा गया है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप मैमोग्राफी भी करवाएं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करवाएं, साथ में मिरर के सामने जा कर के सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करें, जिसमें कि ब्रेस्ट के 4 बड़े बड़े क्वाड्रेंट और अपनी आर्म पिट को जा कर के आप पाल्पेट करें, देखें कि उसमें कहीं पे कोई गांठ तो नहीं है, निपल जो है वो इन्वर्टेड अंदर की तरफ तो नहीं चला गया है, जो ब्रेस्ट का स्किन है उसके ऊपर कोई कलर चेंज तो नहीं है, या उसके अंदर डिम्पल्स तो नहीं पड़े हुए हैं, निपल्स से किसी तरीके से सेक्रेशंस तो नहीं हो रहा है। ये आप खुद भी देख सकते हैं और ऑब्वियसली आप क्लिनिशियन के पास भी जाएंगे। पर 40 साल से अधिक की उम्र में आपको हर साल मैमोग्राफी करानी चाहिए और अप टू ऐसा देखा गया है कि लगभग 70 साल की उम्र तक आपको कराना चाहिए। 70 साल के बाद उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि ये तो एक सामान्य पॉपुलेशन के लिए हो गया, पर ऐसा भी देखा गया है कि जिसकी फैमिली में रन कर रहा हो ब्रेस्ट कैंसर या किसी एक ऐसी एथनिक कम्युनिटी से हो जहाँ पे कि ब्रेस्ट कैंसर हो, वहाँ सिर्फ मैमोग्राफी से कई बार काम नहीं चलता, या फिर मैमोग्राफी हमें बहुत अर्ली एज से शुरू करनी पड़ती है, जैसे 25 साल की उम्र से शुरू करनी पड़ती है, और कुछ सेलेक्टेड केसेज में हमें अल्ट्रासाउंड और पर्टिकुलरली MRI का भी यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से स्क्रीनिंग आपको करनी चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बात करके आपको अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा छोटा सा टॉक आपको हेल्प किया होगा ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सर।